नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। केंद्र सरकार ने फोर्टिफाइड चावल के लिए एक समान विनिर्देशों की घोषणा की। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में 2 स्थान के सुधार के साथ भारत 46वें स्थान पर आ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पारीय जलवायु जोखिम प्रत्येक देश में कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य खाद्य सूचकांक का 3रा संस्करण जारी किया और सरकार द्वारा जिला स्तरीय विद्युत समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए। और आइए खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने फोर्टिफाइड चावल के लिए एक समान विनिर्देशों की घोषणा की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स यानी FRK और सामान्य चावल के लिए एक समान विनिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सामान्य चावल के स्टॉक के साथ 1% FRK यानी फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स को मिलाया जाना चाहिए। वर्ष 2024 तक स्कूलों में मध्याह्न भोजन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित कई सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाना है। फोर्टिफाइड चावल से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के उच्च स्तर को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। निर्धनों के लिए पूरक आहार मिलेगा। बायो फोर्टिफिकेशन के तहत भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की जाती है। इससे खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार संभव हो सकेगा और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सकेगा। बायो फोर्टिफिकेशन पारंपरिक रूप से उन खाद्य फसलों के उत्पादन की प्रक्रिया है जो विटामिन ए, जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त होती है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में आयरन 28 माइक्रोग्राम से 42.5 माइक्रोग्राम तक, फोलिक एसिड 75 से 125 माइक्रोग्राम और विटामिन B12 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा चावल में जिंक, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जा सकते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में 2 स्थान के सुधार के साथ भारत 46वें स्थान पर आ गया है। ये सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड द्वारा सह प्रकाशित है। इस सूचकांक में विश्व के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं की नवाचार क्षमता एवं निष्पादन को वार्षिक रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसके 80 से ज्यादा संकेतक राजनीतिक परिवेश, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यापार परिष्करण सहित नवाचार के व्यापक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 का विषय ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। इसके बाद स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन का स्थान है। भारत ने विशाल बौद्धिक संपदा, जीवंत स्टार्टअप पारितंत्र और सार्वजनिक एवं निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के सहयोग से अपनी रैंकिंग में वर्ष 2015 में 81 से वर्ष 2021 में 46वें स्थान तक सुधार किया है। भारत निम्न मध्य आय वर्ग की 34 अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर और मध्य तथा दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर है। भारत नवाचार सूचकांक 13 नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक का उद्देश्य भारत के नवाचार परिवेश के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक तंत्र का निर्माण करना, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना, अवसरों और चुनौतियों को चिन्हित करना और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियों को तैयार करने में सहायता करना है। भारत नवाचार सूचकांक नवाचार के इनपुट्स को सक्षम करता और इनोवेशन निर्गत का निष्पादन यानी इनोवेशन के लिए जो आउटपुट है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसके आधार पर मापन करता है। अब इसके तहत सक्षमकारी संकेतक यानी इनेबलर्स हैं मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यवसायिक परिवेश, सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था, जबकि निष्पादन संकेतक है ज्ञान का सृजन और ज्ञान का प्रसार। अगली खबर जलवायु परिवर्तन और कृषि पर उसके प्रभाव से संबंधित है। एक रिपोर्ट के अनुसार सीमा पारीय जलवायु जोखिम प्रत्येक देश में कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जलवायु परिवर्तन, व्यापार और वैश्विक खाद्य सुरक्षा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में 6 किस्म के प्रमुख कृषि खाद्य उत्पादों जैसे कि मक्का, चावल, गेहूं, सोया, गन्ना और कॉफी में व्यापार करने के लिए सीमा पारीय जलवायु जोखिम का एक व्यवस्थित मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान किया है।
TCR यानी ट्रांस बाउंड्री क्लाइमेट रिस्क ऐसे जलवायु जोखिम होते हैं जिनका प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं के पार होता है। ये जैव भौतिक संसाधनों, वित्तीय प्रवाह, मानव गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यापार को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रांस बाउंड्री क्लाइमेट रिस्क वैश्विक खाद्य सुरक्षा के समक्ष एक महत्वपूर्ण और लगातार बढ़ता हुआ संकट है, लेकिन अब तक इसने व्यापक रूप से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में तीव्रता की वजह से व्यापार जोखिम प्रबंधन के पारंपरिक दृष्टिकोण जैसे कि प्रतिस्थापन और विविधीकरण अप्रभावी हो गए हैं। सभी देशों, लेकिन विशेष रूप से निम्न आय वाले और आयात पर निर्भर देशों में विकास के सभी स्तरों पर खाद्य सुरक्षा के समक्ष भौतिक जोखिम उत्पन्न हो रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे कि इन जोखिमों के आकलन, प्रबंधन और न्यूनीकरण के लिए एक सहकारी बहुपक्षीय दृष्टिकोण की जरूरत है। इसके अलावा एक अधिक प्रत्यास्थ विश्व की स्थापना के लिए सार्वजनिक और निजी अनुकूलन रणनीतियों को बेहतर रीति से संरेखित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य खाद्य सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया। ये सूचकांक भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के लिए राज्यों को प्रेरित करना है। ये सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मापन करना है। इन मानकों में सबसे पहला है मानव संसाधन, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या और संस्थागत डेटा। इसे 20% भारांश दिया गया है। अनुपालन को 30% भारांश। तीसरे, खाद्य परीक्षण, अवसंरचना और निगरानी को 20% भारांश। चौथा, विनियामक कर्मचारियों और प्रयोगशाला कर्मियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को 10% और अंतिम, उपभोक्ता सशक्तिकरण को 20% का भारांश प्रदान किया गया है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फसाई द्वारा कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक, स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार विनियम 2019, स्कूल परिसर में वसा, नमक और चीनी से बने खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं विज्ञापन की अनुमति प्रदान नहीं करना। इसके अलावा जनवरी 2021 तक सभी वसा और तेलों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड को अधिकतम 3% और जनवरी 2022 तक अधिकतम 2% तक सीमित करना। प्री पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020। स्टेट फूड सेफ्टी सूचकांक की 3 श्रेणियों के अंतर्गत शीर्ष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में है गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। सरकार द्वारा जिला स्तरीय विद्युत समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए। विद्युत मंत्रालय जिला स्तरीय समितियां गठित करेगा, जो केंद्र सरकार की सभी विद्युत संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगी। आपको बता दें कि समिति में जिले के वरिष्ठ सांसद अध्यक्ष के रूप में, जिले के अन्य सांसद सह अध्यक्ष के रूप में और जिला कलेक्टर सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे। इसके अंतर्गत सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को सूचित करते हुए जिला विद्युत समितियों की स्थापना को अधिसूचित और सुनिश्चित करना है। ये देश में विद्युत क्षेत्र के सुधारों और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी एवं निगरानी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। ये 24 घंटे विश्वसनीय, टिकाऊ और वहनीय विद्युत सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों की पृष्ठभूमि में शामिल है। आपको बता दें कि विद्युत क्षेत्र में सरकार ने कई पहलें आरंभ की है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य, और हाल ही में मंत्रिमंडल ने 3.03 ट्रिलियन की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्रीय योजना यानी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है, जो कि एक सुधार आधारित और परिणाम से संबद्ध योजना है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों को छोड़कर सभी डिस्कॉम्स या विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। डिस्कॉम्स को परिणाम संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एक पहल अभियान, ये घर घर तक न्याय वितरण के लिए एक विशेष अखिल भारतीय अभियान है। इसे विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। ये अभियान टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करेगा। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला कार्यक्रम है। टेली लॉ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा लाभार्थियों को मुकदमेबाजी से पहले सलाह या परामर्श प्रदान करना है। कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विधिक
विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम पर फिल्मों और वृत्तचित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही अन्य गतिविधियों में आम नागरिकों को मुकदमेबाजी से पहले कानूनी सलाह देने के लिए लीगल एड क्लिनिकों का आयोजन किया जाएगा। प्लेनेट 9, इसे प्लेनेट एक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लूटो से बहुत दूर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में एक विशाल काल्पनिक पिंड है। ऐसा माना जाता है कि प्लेनेट 9 का द्रव्यमान 6.2 भूद्रव्यमान है। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में वर्ष 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन में प्लेनेट 9 के अस्तित्व के नए साक्ष्य का उल्लेख किया गया था। ये उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2015 BP 519 नामक एक ट्रांस नेपच्यूनियन पिंड में एक असामान्य ऑब्जेक्ट है जो सौरमंडल की परिक्रमा करता है। ये ऑब्जेक्ट अन्य ग्रहों की तुलना में 54 डिग्री सेल्सियस के झुकाव पर सौर प्रणाली की परिक्रमा करता है। समुद्री करकटी यानी सी कुकम्बर। समुद्री करकटी नरम शरीर वाले अकाशेरुकी एकाइनोडर्म नामक एक बड़े प्राणी समूह का हिस्सा होते हैं। इस समूह में स्टारफिश और समुद्री अर्चिन भी शामिल हैं। ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों महासागरों में पाए जाते हैं, जहां ये अंतर ज्वारीय क्षेत्र के साथ साथ गहरे समुद्री जल में भी अधिवासित होते हैं। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध एक संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में माना जाता है। अगला है पर्युषण और 10 लक्षण। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जैन समुदाय को पर्युषण और 10 लक्षण पर्व की शुभकामनाएं दी। ये आत्मा के गुणों और सार को मनाने के त्योहार हैं। इन्हें 10 गुणों के कठोर पालन द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो है क्षमा, दान, सादगी, संतोष, सत्यता, आत्मसंयम, उपवास, वैराग्य, विनम्रता और निरंतरता। पर्युषण श्वेतांबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। इसे जैन उपासकों के लिए उपवास और ध्यान की वार्षिक अवधि 8 से 10 दिनों की होती है। वहीं 10 लक्षण दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। ये एक 10 दिनों का त्योहार है जो पर्युषण के बाद होता है। आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे युद्धाभ्यासों की। समुद्र शक्ति। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने द्विपक्षीय समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021। शंघाई सहयोग संगठन शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास का 6ठा संस्करण दक्षिण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आरंभ हुआ। चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित एससीओ के सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया। और अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। माउंट कुन पीक, नुन कुन माउंटेन मैसिव, सुरु घाटी, कारगिल। हाल ही में रक्षा मंत्री ने माउंटेन कुन अभियान को पूरा करने पर राष्ट्रीय पर्वतारोहण संबद्ध खेल संस्थान की टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। माउंट कुन पीक नुन कुन माउंटेन मैसिव में स्थित है, जो जास्कर रेंज का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। इसमें माउंटेन नुन 7135 मीटर और कुन 7077 मीटर है। इस पर पहली बार वर्ष 1913 में इतालवी पर्वतारोहियों और बोरेली एंड गैस्पर्ड द्वारा रोहण किया गया था। टंगानिका झील, पूर्वी अफ्रीका। हाल ही में टंगानिका झील के बढ़ते जल स्तर की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से बुरुंडी में 1 लाख से अधिक लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए थे। रूस की बेकाल झील के बाद टंगानिका झील मीठे जल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ये तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच सीमा का निर्माण करती है। लुकुगा नदी इसकी प्रमुख बहिर्वाह नदी है, जो कि कांगो नदी तंत्र में प्रवाहित होती है। रुजिजी नदी, कलाम्बो नदी और तंजानिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी मालागार्सी सहित प्रमुख अंतर्वाह नदी है। अगला है कैनरी द्वीप। हाल ही में कैनरी द्वीप के ला पाल्मा द्वीप पर कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। मुख्य भूमि अफ्रीका के निकट अटलांटिक महासागर में स्थित कैनरी द्वीप 7 द्वीपों का एक समूह है। ये स्पेन के स्वायत्त समुदाय के रूप में 2 समूहों में विभाजित है। पहला है पश्चिमी समूह के तहत टेनेरिफ, ग्रैन कैनरिया, ला पाल्मा, ला गोमेरा और फेरो द्वीप, और दूसरा है पूर्वी समूह के तहत लेंजरोट, फुएटे वेंटुरा द्वीप और कैनरी रिज। ये 6 टापुओं वाला एक एकल पनडुब्बी पठार है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।